जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात नहीं देखा था, तब तक उनके मानस पटल पर कौन सा चित्र रहा होगा। कल्पना कीजिए, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वह उसे एक फौज का जवान समझते थे। यानी उनके मानस पटल पर कैप्टन की छवि एक मजबूत फौजी और रौबदार व्यक्ति की रही होगी। उन्हें लगता था कि चश्मे वाले का फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहकर बुलाते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है। कैप्टन के प्रति पानवाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पानवाले ने कैप्टन को लंगड़ा और पागल कहा, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वो सभी गुण मौजूद हैं जो कि पानवाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। कैप्टन भले ही लंगड़ा है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है कि वो कभी भी नेताजी को बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, जिसमें कठोर नियमों का पालन, सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करना और भजन करना शामिल था। उनकी दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण इसलिए बनी क्योंकि वो वृद्धावस्था में भी इन नियमों का बहुत ही दृढ़ता से पालन करती थी। और इसके अलावा झूठ न बोलना, खरा व्यवहार करना और अपने भजन में तल्लीन रहना, ये उनका विशेष गुण था। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। लेखक जब ट्रेन के डिब्बे में आए तो उन्हें देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष दिखा था और उनसे बात न करना और खिड़की से बाहर देखने का नाटक करना। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक को महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, लेकिन चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वो हर रोज अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाया करता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहा करते थे। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है। बाल गोविंद भगत ने अपनी बेटी की मृत्यु पर क्या किया था? बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं किया, बल्कि अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया और सफेद चादर से ढककर गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उनका ये मानना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, जिसके लिए उत्सव मनाना चाहिए। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा कैसी थी? बाल गोविंद भगत जी गृहस्थ होते हुए भी साधु वैरागी की तरह रहते थे। उनमें साधु सन्यासियों के गुण थे। उनके मुख पर सफेद दाढ़ी, सिर पर सफेद बाल थे और गले में तुलसी के जड़ की माला पहना करते थे। सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। उनके शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के थे। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शहनाई वादन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उनकी शहनाई वादन की कला ने शहनाई को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में एक प्रतिष्ठित वाद्य यंत्र बना दिया। बालाजी मंदिर का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता था और इस रास्ते से जाना बिस्मिल्लाह खां को क्यों अच्छा लगता था? बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर जाने के लिए रसूलन बाई और बतूलन बाई घर के पास से होकर जाने वाले रास्ते से जाते थे और उन्हें इस रास्ते से जाना इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि इससे होकर जाने में उन दोनों गायिका बहनों का मधुर गायन सुनने को मिलता था। शीला अग्रवाल का मन्नू भंडारी के जीवन में क्या योगदान रहा? शीला अग्रवाल का मन्नू भंडारी के जीवन में विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने मन्नू भंडारी को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करने और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। शीला अग्रवाल एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका और मन्नू भंडारी की प्रोत्साहनकर्ता भी थी। शीला की साहित्य में गहरी रुचि थी और वे हिंदी भाषा और साहित्य की अच्छी जानकार भी थी। उन्होंने मन्नू की लेखन क्षमता को पहचानकर उन्हें अधिक लिखने और अपने काम के प्रति खुद को निडर होकर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।